दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, आप लोग एकदम मज़े में होंगे। तो आज की जो लेक्चर अपना वो क्या है, ओड टू इवनिंग करके एक पोएम है विलियम कॉलिंस की। हम इसको पढ़ेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। तो आपके सिलेबस में बी ए पार्ट 2 सेकंड की सिलेबस में है ये, ब्रिज यूनिवर्सिटी के। तो आज हम इसको करेंगे, थोड़ा सा विलियम कॉलिंस के बारे में जान लेते हैं। तो विलियम कॉलिंस, तो मैं क्या बताऊं इनके बारे में, बहुत कुछ तो बताने के लिए नहीं है, बट कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए विलियम कॉलिंस के बारे में। ये विलियम कूपर, विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे, ये सब क्या थे, ट्रांजिशनल पोइट्स थे। मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ ये चीज़, जब हमने हेम ऑन सॉलिट्यूड पढ़ी थी विलियम कूपर की, और तब भी मैंने बताया था कि ये ट्रांजिशनल पोइट्स हैं। और ट्रांजिशनल पोइट्स कौन है एक्चुअली, तो देखो पहली बात तो इंग्लिश लिटरेचर की जो इराज है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स डेट टू डेट डिफाइंड है कि भाई इस तारीख से शुरू हुआ, इस तारीख को खत्म हो गया, ये पर्टिकुलर एज है, इरा, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक्चुअली आप ये मान लो कि फिक्स डेट तो कोई भी नहीं है, एक आइडिया से मान रखा है कि हाँ लगभग इतने इस ईयर में स्टार्ट हुआ, लगभग इस ईयर में खत्म हुआ। वो एक फिक्स नहीं है, मतलब कुछ राइटर्स उसे अलग व्यू बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं, उस तरीके से। तो देखिए ऑगस्टन एज जो था ना, वो 1700 से लेके 1745 1700 टू 1745 तक इस दौरान था ना। तो इस एज में क्या हुआ, इसे ऑगस्टन एज बोलते हैं, एज ऑफ पोप भी बोलते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप इतने महान राइटर थे इस एज के दौरान। तो ये 1745 में खत्म हो गई। और रोमांटिक एज जो है ना, रोमांटिक एज बेसिकली एक्चुअली स्टार्टिंग मानी जाती है रोमांटिक एज की, वो 1798 से मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं, मैंने पहले बताया था आपको। रोमांटिक एज का जो ऑफिशियल स्टार्टिंग है ना, वो 1798 से मानते हैं, क्योंकि लिरिकल बैलेड्स इस साल पब्लिश हुई थी। लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन ईयर था ये, और लिरिकल बैलेड्स की पब्लिकेशन ईयर को एक तरह से बोलते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द रोमांटिक एज बोलते हैं। परंतु एक्चुअली 1745 टू 1798 के बीच का जो पीरियड था ना, इस पीरियड को कुछ लोग एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोलते हैं, कुछ लोग एज ऑफ जॉनसन बोलते हैं। सैमुअल जॉनसन, फेमस राइटर सैमुअल जॉनसन, उनकी भी एक्चुअली ये पीरियड था, इस दौरान वो एक्टिव थे, इसलिए भी एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं। कुछ एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोलते हैं, कुछ इसे ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं, कुछ इसे प्री रोमांटिक्स भी बोलते हैं। तो अलग अलग मत हैं, पर मैं आपको बताता हूँ ये जो फेज था ना, एक तरह से इसमें रोमांटिक पोएट्री, मतलब रोमांटिक एज से पहले कुछ राइटर्स ने रोमांटिक पोएट्री के फीचर्स के साथ में स्टार्टिंग की थी। तो ये कुछ उस तरह का है, मतलब इसमें आपको रोमांटिक एज के फीचर्स मिल जाएंगे, जो ये पीरियड था। इसमें कौन सा वाला पीरियड, 1745 टू 1798 के बीच में, इसलिए इसको ट्रांजिशनल पोइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि बदलाव का टाइम था। अगस्त एक बड़ी एज, ऑगस्टन एज खत्म हो रही थी, रोमांटिक एज स्टार्ट होने वाली थी, बीच का पीरियड था। तो इट्स ए ट्रांजिशन फेज, यानी बदलाव का फेज था। और इसी दौरान विलियम कूपर, विलियम कॉलिंस और थॉमस ग्रे जैसे राइटर्स आए, और इनकी पोइट्री में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, रोमांटिक एज के कुछ फीचर्स नजर आते हैं। इनके में ऑगस्टन एज के फीचर भी आते हैं, दोनों के नजर आते हैं। ऑगस्टन एज खत्म हो गई, रोमांटिक एज आने वाली थी, उस तरह का पीरियड था ये। तो इस तरह का मतलब बेसिक ये चीज़ है। अब विलियम कॉलिंस का जन्म देखा जाए तो 1700 समथिंग में हुआ था, इनका 1819 का अराउंड, और ये ज़्यादा जिए नहीं, मतलब 1759 समथिंग की डेथ हो गई, मतलब 38 ईयर्स ही जिए। ये मोटा मोटा बताया मैंने, एकदम एग्जैक्टली डेट नहीं है, वो आप देख लेना। 38 साल के आसपास इनकी लाइफ स्पैन रहा इनका। और इन्होंने अपनी लाइफ में देखा जाए तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखी हो चीज़ें, राइटिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है इनकी, बहुत लिटरेरी पीसेज नहीं है। एक तो इनका पर्शियन एक्लोग्स करके 1742 में पब्लिश हुई थी, एक पोइट्री कलेक्शन था पर्शियन एक्लोग्स करके। इसके अलावा एक चीज़ और है, इन्होंने ओड्स का भी एक कलेक्शन निकाला था। किसका, ओड्स का कलेक्शन निकाला था, कोई फिक्स नेम था, ऐसा कुछ था, मतलब कुछ डिफरेंट एंड फलान ढकाना ऐसे ओड्स थी, मतलब एग्जैक्टली वो नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये मान लो इनका ओड्स का कलेक्शन था। एक तो पर्शियन एक्लोग्स हो गई और एक ओड्स का कुछ कलेक्शन था। तो इनके बेसिकली दो ही पोइट्री कलेक्शन निकले, और इनकी जो पोइट्री है ना, जो फेमस सारी वो इन्हीं दो कलेक्शंस में है, जिनमें से ऑड टू इवनिंग भी उसी ओड के कलेक्शन में से है। तो इसको आज हम करेंगे। तो 1759 की फिर डेथ हो गई। एक्चुअली हुआ क्या कि ये इनका जो ओड्स का कलेक्शन था ना, वो 1746 में पब्लिश हुआ था, परंतु वो चला नहीं, फ्लॉप हो गया मार्केट में, ये मान लो, या फिर उसको क्रिटिक्स का सामना करना पड़ा नेगेटिव वे में एक तरीके से। जो भी रीज़न थे, इस बात को देखकर ये बड़े परेशान हो गए। कौन, विलियम कॉलिंस, और ये एक तरह से अवसाद में चले गए, डिप्रेस्ड हो गए बहुत ज़्यादा। और इनकी जो डिप्रेशन की जो स्टेट थी ना, वो खत्म ही नहीं हो पाई। 1759 में डेथ ही हो गई वो डिप्रेशन से इनकी, एक तरीके से मेलैंकोलिया बोलते हैं उसको, उस वक्त उस मेलैंकोलिया भी डिप्रेशन का ही फॉर्म एक तरीके से। तो इनकी डेथ ही हो गई फिर। तो कुल मिला के ये बहुत जल्दी एज में गुजर गए। तो चलिए, विलियम कॉलिंस के बारे में इतना कुछ था। अभी हम पढ़ेंगे इनका जो टेक्स्ट है ओड टू इवनिंग का।
एक चीज और, जैसे मैंने बताया ना कि ये क्योंकि रोमांटिक एज की फीचर नजर आएंगे आपको इस पोएम में, और टू इवनिंग में आपको रोमांटिक एज के बहुत से फीचर नजर आएंगे, इमेजिनेशन, सेंसुअलिटी, साथ में क्या बोलते हैं नेचर, पोइट्री, सब नजर आएगा इसमें, वो हम पढ़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। देखो चलो शुरू करते हैं। इफ ऑट ऑफ ओटन स्टॉप और पेस्ट्रल सॉन्ग, पहली लाइन, द वेरी फर्स्ट लाइन, इफ ऑट ऑफ ओटन स्टॉप। ओटन स्टॉप में मेटोनमी यूज की है। मेटोनमी क्या होता है? मेटोनमी का मतलब होता है, सही तरह लिखा नहीं आ रहा है, देखो मेटोनमी का मतलब होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बात करते हो राजा की, राजा टर्म आपको यूज नहीं करनी है, किंग यूज नहीं करना है, रूलर यूज नहीं करना है, तो आप क्या एक सिंबॉलिक वे में कोई दूसरी टर्म जो कि राजा को दर्शाती है या राजा की तरफ इंडिकेट करती है, क्या बोलोगे? आप बात करोगे ताज, क्राउन, आप बात करोगे बेटन, मतलब छड़ी, राजा की छड़ी, आप मतलब कोई और को रिप्लेस कर दोगे उसकी जगह, कोई और टर्म यूज कर लोगे, परंतु जो टर्म यूज करोगे ना वो एक तरीके सिंबॉलिकली राजा के लिए, मतलब सॉरी वो जो मेन टर्म है उसी के लिए इंडिकेट कर रही होगी। आप ऐसे और भी यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस अगर आपने बोला है, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ इंडिकेट कर रहे हो कि व्हाइट हाउस से ये निर्णय आया है, यानी मतलब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये निर्णय आया है। अगर आप बोलते हो फॉर एग्जांपल पेन, पेन का मतलब पेन होता है, परंतु पेन जब आप ऐसे यूज करते हो पोएट्री में इस तरह से मेटोनमी के रूप में, तो जब भी मेटोनमी के रूप में यूज करोगे, जैसे एक फेमस कहावत है, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, ये बोलते हैं ना कि कलम तलवार ज्यादा ताकतवर होती है, तो उसमें जो पेन और जो स्वॉर्ड है ना वो दोनों ही मेटोनमी यूज की है, मतलब दोनों में। कैसे? पेन का अर्थ हो गया वर्ड, लेखनी, यानी लिखित चीज ज्यादा ताकतवर होती है, स्वॉर्ड यानी मिलिट्री फोर्स से, मतलब मिलिट्री फोर्स से ताकतवर ज्यादा क्या है? लिखा हुआ कुछ, लेखनी। तो यहाँ पेन और स्वॉर्ड दोनों की दोनों ही मेटोनमी यूज हुई है वहां पे दोनों में। इसी तरीके से यहाँ ओटन स्टॉप जो है ना, ओटन स्टॉप एक्चुअली ओटन जो यूज किया गया ना एक तरह से फ्लूट के लिए इस्तेमाल किया गया है, फ्लूट की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि बांसुरी बजाना रुक जाए, मतलब कोई, तो ओटन स्टॉप इसमें मेटोनमी यूज हुई है कि इफ ऑट ऑफ ओटन स्टॉप और पेस्ट्रल सॉन्ग। तो जो राइटर हैं वो सीधा बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो, कैसा हो? अगर ऐसा हो कि बांसुरी बजना रुक जाए या पेस्ट्रल सॉन्ग गाना बंद हो जाए। अब आप समझोगे यार ये किस बारे में बोल रहे हैं, ये क्या चीज है? तो देखो वो इवनिंग के लिए बोल रहा है, वो बातें अभी आपको पता चलेंगी, परंतु देखो स्टार्टिंग देखो, वो बोल रहा है इफ ऑट ऑफ ओटन स्टॉप, ऑट AUGH ऑट मतलब एट ऑल, यथासंभव मतलब कुछ संभव, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि बांसुरी बजना बंद हो जाए या पेस्ट्रल सॉन्ग भी बंद हो जाए। कहने का मतलब इवनिंग के लिए बोल रहा है कि अगर तुम्हारा जो म्यूजिक है वो बजना बंद हो जाए, मतलब इवनिंग में जो नेचुरल म्यूजिक की बोल रहा है, या पेस्ट्रल सॉन्ग, या फिर गांव में जो म्यूजिक बजता है, या फिर शाम के टाइम पे कोई प्रकृति जो आवाज कर रही है, मान लो सपोज वो बंद हो जाए। मे होप चेस्ट ईव टू सूद दाई मॉडेस्ट ईयर। तो वो बोल रहा है कि चेस्ट ईव, देखो इवनिंग को कैसे इंडिकेट कर रहा है वो? पवित्र इवनिंग। तो यहाँ क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। क्या यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन। इवनिंग को एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है ना, तो पर्सोनिफाई कर दिया। तो बोल रहा है कि चेस्ट ईव टू सूद दाई मॉडेस्ट ईयर, कि मैं अगर ऐसा हो जाए तो पवित्र इवनिंग, तो संबोधित करते बोल रहा है कि तुम्हारे कानों को, टू सूथ दाई मॉडेस्ट ईयर, कि तुम्हारे मॉडेस्ट ईयर को सूथ करने के लिए, यानी आराम देने के लिए मैं गाना गाऊंगा, मतलब मैं गाना लिखूंगा, मेरा गाना होगा। क्या? लाइक द, अब देखो एक चीज यहां पर एक और चीज इस्तेमाल की गई जो मैं बताता हूं, समझाता हूं अभी आपको। मॉडेस्ट ईयर, मॉडेस्ट ईयर में क्या है? देखो मॉडेस्ट ईयर में ट्रांसफेरेड एपिथेट यूज किया गया है। क्या? ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है, ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है। कैसे? क्या होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट? ऐसा होता है कि ईयर क्या है? नाउन है, और मॉडेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है ना। परंतु ये मॉडेस्ट है वो ईयर के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये इस्तेमाल हुआ है किसी और के लिए। मतलब ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है, जो मीनिंग होती है ना वो ट्रांसफर हो जाती है किसी और नाउन की तरफ या प्रोनाउन की तरफ। यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो लगा तो किसी और नाउन या प्रोनाउन के साथ में जुड़ा हुआ है, परंतु उसकी जो मीनिंग है ना वो उस जिसके साथ जुड़ा हुआ है उस नाउन प्रोनाउन के लिए नहीं है, उसकी मीनिंग किसी और नाउन प्रोनाउन की तरफ है। अब कान कैसे मॉडेस्ट हो सकता है? कान तो मॉडेस्ट नहीं हो सकता। मॉडेस्ट का मतलब यहाँ पर वो है कि कोई ऐसा इंसान जो अपनी खुद के मतलब गुणों का बखान नहीं करता हो, मतलब उसको वो बहुत गुणी हो परंतु मानता नहीं हो अपने खुद को,
तो कान मॉडेस्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर मॉडेस्ट क्या है, इवनिंग, इवनिंग का बिहेवियर वो मॉडेस्ट है। क्यों, तो बताइए तुम्हारे मॉडेस्ट ईयर, यानी कि कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो नेचर है ना इतना मॉडेस्ट है कि उसको सूट करने के लिए क्या मैं गाना गाऊंगा। अगर ये बाकी गाने मतलब बाकी म्यूजिक अगर बंद हो जाता तो मेरा म्यूजिक जारी रहेगा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सम्मान में कुछ लिखूंगा, तुम्हारे सम्मान में कोई गीत गाऊंगा। ऐसा राइटर एक तरह से इवनिंग के स्वागत के तौर पे बोल रहा है। आपको दो बढ़ते बढ़ते मैंने दो नई टर्म सीखने को मिली होंगी आज। एक तो क्या, एक तो मिली होगी मेटोनमी, ठीक है, मेटोनमी, और एक क्या मिली होगी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। समझ में आया आपको दोनों ये। अब आगे देखते हैं, लाइक दाई ओन सोलम स्प्रिंग्स। अब बता रहा है कि मेरा जो म्यूजिक होगा वो कैसा होगा, डाई ओन सोलम स्प्रिंग, तुम्हारे सोलम स्प्रिंग्स की तरह, मतलब तुम्हारे जो झरने हैं ना, पवित्र झरने तुम्हारे, उनकी तरह होगा। देखो सिमिली इस्तेमाल हो गया ना, किसके जैसे, यानी पोएट का म्यूजिक की तुलना किससे हो रही है, उसके म्यूजिक की गुणों की तुलना की जा रही है स्प्रिंग से, झरनों से, झरनों की म्यूजिक से। तो यहाँ क्या इस्तेमाल हो गया, सिमिली यूज हुआ है, ठीक है। डाई स्प्रिंग्स एंड डाइंग गेल्स, तुम्हारे झरने और तुम्हारी मरती हुई हवा। डाइंग गेल्स, डाइंग गेल्स मरती हुई का मतलब मंद मंद चलती हुई हवा, कि जैसा म्यूजिक वो क्रिएट करते हैं वैसा ही म्यूजिक मेरे गाने में भी होगा। ओ निम्फ रिजर्व्ड, while now the bright-haired sun sits in yon western tent whose cloudy skirts with breed ethereal woof overhang his wavy bed। तो देखो, ओ निम्फ रिजर्व्ड, अब वो बोल रहा है निम्फ को, मतलब अब उसने इवनिंग को एक निम्फ की तरह, निम्फ एक्चुअली होते क्या है, वाटर फेरीज बोल रहा हूँ आप, परियां, एक तरह से पानी की परियां बोल लो। तो अब वो इवनिंग को एक परी की तरह देख रहा है, मतलब कि ओ निम्फ रिजर्व्ड, और रिजर्व्ड मतलब शर्मीली टाइप की। वाइल नाउ द ब्राइट हेयर्ड सन, कि अब चमकदार बालों वाला सूर्य, और देखो सूरज का भी पर्सोनिफाई कर दिया, पर्सोनिफिकेशन हो गया सूरज का भी इंसान की तरह, कि जैसे सुनहरे बालों वाला कोई इंसान हो उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं सूरज को, कि ओ निम्फ रिजर्व्ड वाइल नाउ द ब्राइट हेयर्ड सन, अब चमकीला सूरज या चमकीले बालों का सूरज, यानी कि चमकदार सूरज जिसकी किरणें निकल रही हैं, उनको बालों की तरह ट्रीट किया जाता है, किरणों को, समझे, कि सूरज की जो किरणें हैं ना उनको बालों की तरह बताया जा रहा है। कि ओ निम्फ रिजर्व्ड वाइल नाउ द ब्राइट हेयर्ड सन सिट्स इन यॉन वेस्टर्न टेंट, वो जो चमकदार बालों वाला सूरज, यानी वो चमकदार सूरज, सिट्स इन यॉन वेस्टर्न टेंट, वो बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, यॉन यानी दूर, वेस्टर्न टेंट पश्चिमी तंबू में बैठा हुआ है। दिमाग लगाओ, पश्चिमी तंबू कौन सा होता है, देखो पूरब में होगा सूरज, छिपा कहाँ पे, वेस्ट में, पश्चिम में, यानी कि कहने का मतलब सूरज छिप रहा है, इवनिंग के टाइम में सूरज छिप रहा होता है ना वेस्ट में, उसी के लिए बोल रहा है कि जैसे कि सूरज एक इंसान है वो अपने टेंट में जाके छिप गया है, मतलब बैठ गया जाके। तो यहाँ पे सूरज कहाँ पहुंच गया, अपने वेस्ट डायरेक्शन में, जहाँ पर वो छिपता है वहां उस डायरेक्शन को, उस जगह को टेंट की तरह बता रहे हैं कि उसका घर है वो, कि वहां जाके वो चला गया आराम करने, वहां बैठ गया जाके अब सूरज। ये वो निम्फ रिजर्व्ड, अब जो चमकदार बालों वाला जो सूरज है ना वो कहाँ चला गया है, यानी जो दिन में चमक रहा था वो पहुंच गया है वेस्टर्न टेंट में। हुज क्लाउडी स्कर्ट्स विद ब्रीड एथेरियल वूफ ओवरहैंग हिज वेव बेड, और इसकी सूरज के क्लाउडी स्कर्ट्स, जो बादल हैं, बादल को कैसे किया जा रहा है, एक स्कर्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, कपड़े की तरह पहनने का होता है ना कपड़ा, स्कर्ट, वो विद ब्रीड एथेरियल वूफ, और जिसको बुना गया है किससे, दैविक, एथेरियल मतलब आप ये मान लो, एग्जैक्ट टर्म हिंदी टर्म तो मुझे याद नहीं आएगी, हेवनली, हेवनली वूफ यानी हेवनली बुनाई, यानी कि हेवनली बुनाई की गई है उसके ऊपर, किसके ऊपर, उस क्लाउडी स्कर्ट, यानी कहने का मतलब बादल हैं, सूरज छिप रहा है, बादलों का वातावरण बना हुआ है, बात सीधी सीधी, उन बादलों को एक तरह से सूरज की स्कर्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एंड ओवरहैंग हिज वेवी बेड, और बता रहे हैं कि वो जो स्कर्ट है वो एक्चुअली वो बादल है, वो लटक रहे हैं उसके बेड के ऊपर, यानी सूरज बादलों से नीचे छिप चुका है, बादल ऊपर हैं, तो एक तरह से लग रहा है वो बादल उसके बेड के ऊपर लटक रहे हैं, यानी बादलों रूपी स्कर्ट, यानी बादल बिल्कुल स्कर्ट की तरह हैं और वो उसके ऊपर लटक रहे हैं, उस तरह से बताया गया है। एक इमेज क्रिएट की गई, सेटिंग सन, जो छिपता हुआ सूरज है ना उस वक्त क्या नज़ारा होता है, मतलब वो किस तरह से बादलों के पीछे छिप रहा होता है, वो उसके टेंट की तरह दर्शाया गया है, ऊपर से बादल लटक रहे हैं नीचे, तो उस तरह से एक इमेज क्रिएट की गई, बहुत अच्छी सी इमेज है इवनिंग की। अब देखो, नाउ एयर इज हश्ड, अब क्या हो गया, हवा है हश्ड हो गई, यानी मंद हो गई है। सेव वेयर द वीक आइड बैट with short shrill shriek flits by on leaden wing। अब हवा तो मंद हो गई है, परंतु where the weak eyed bat, कमजोर आंख वाला चमगादड़, वीक आइड बैट, कमजोर आंख वाला चमगादड़ क्यों, क्योंकि मतलब ये मान लो दिन में उसको दिखाई नहीं देता ना चमगादड़ को, वो तो रात के टाइम भी देखता है,
इसलिए उसको कमजोर आंख वाला चमगादड़ बोल रहे हैं ना। कि परंतु जो चमगादड़ है ना, वो अपनी शॉर्ट श्रिल श्रीक, यहाँ क्या यूज किया गया है, एस एस एस, मतलब एस एस से नहीं, बोलने में क्या आ रहा है, स व्यंजन है, सह क्या है, व्यंजन है नहीं, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है ना, व्यंजन कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है स्टार्टिंग में, वो भी वर्ड के, ये क्या है, एलिटरेशन, क्या यूज हो रहा है, एलिटरेशन, ठीक है, एलिटरेशन यूज हुआ है यहाँ पर। अब देखो ये हवा शांत हो गई है, परंतु ये कमजोर आंख वाला चमगादड़ है ना, वो नहीं, वो शांत, वो तो जागृत हो गया एक तरीके से, वो अपनी शॉर्ट श्रिल छोटी तीखी आवाज निकाल रहा है, फ्लिट्स बाय ऑन लीदन विंग्स, और वो अपने मतलब इधर से उधर कूद रहा है, फ्लिट्स मतलब इधर से उधर कूद रहा है, जा रहा है अपने चमड़े के पंखों से, इधर उधर कूद रहा है और आवाज निकाल रहा है। और वेयर द बीटल विंड्स हिज स्मॉल बट सलन हॉर्न। अब देखो इवनिंग में मतलब कौन कौन प्राणी क्या क्या कर रहा है, वो एक तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले तो चमगादड़ का बता दिया, अब आगे राइटर क्या बोल रहे हैं कि और वेयर द बीटल वाइंस हिज स्मॉल बट सलन हॉर्न, कि जो बीटल होते हैं, बीटल क्या कर रहे हैं, वो आवाज निकाल रहे हैं, कैसी, सलन हॉर्न। सलन का मतलब एकदम कोई इंसान नाराज हो, परेशान, मतलब ऐसी आवाज निकाल रहे हैं ना, हॉर्न मतलब एक तरह से भोंपू बजा रहे हैं, तो उनकी आवाज कैसी है, ऐसे एक नाराज चिड़चिड़ी आवाज टाइप की आवाज, एक तरीके से वैसी आवाज निकाल रहे हैं। बीटल विंड्स हिज स्मॉल, छोटी परंतु चिड़चिड़ी टाइप की आवाज निकाल रहे हैं बीटल। बीटल खटमल टाइप के होते हैं, तो वैसी आवाज निकाल रहे हैं, ठीक है। एज ऑफ्ट ही राइजेज मिड्स द ट्विलाइट पाथ अगेंस्ट द पिलग्रिम बॉर्न इन हीडलेस हम। और एज ऑफ्ट ही राइजेज मिड द ट्विलाइट पाथ, और मतलब ट्विलाइट पाथ है, देखो ट्विलाइट का मतलब होता है गोधूली का समय, यानी कि वो टाइम जब सूरज छिप चुका है और रात हुई नहीं है, परंतु थोड़ा थोड़ा उजाला बाकी है, वो ट्विलाइट का टाइम कहलाता है। तो देखो उस वक्त ट्विलाइट के टाइम पे रास्ते पर, यानी उस गोधूली वाले समय में रास्ते पर क्या हो रहा है, एज ऑफ्ट ही राइजेज मिड द ट्विलाइट पाथ अगेंस्ट द पिलग्रिम्स बॉर्न इन हीडलेस हम, यानी कि जो पिलग्रिम है, यानी कि जो राहगीर वगैरह हैं, वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं हीडलेस हम, मतलब बेपरवाह होके जा रहे हैं और गुनगुना रहे हैं कुछ। तो इस आवाज को सुन के अक्सर ये जो बीटल्स हैं, ये क्या करते हैं, ऑफ्ट ही राइजेज, वो उछल कूदते हैं, जैसे वो कोई रास्ते से गुजरता है ये फिर उछलते हैं, कूदते हैं उस रास्ते पर, ट्विलाइट पाथ पे जैसे गुजर रहे हैं, तो ये अगल बगल में उन आवाज को सुन के उछलते हैं बीटल्स। किनकी आवाज सुन के, पिलग्रिम्स की आवाज, क्योंकि वो गुजरते हैं वहां से जब। नाउ टीच मी मेड कंपोज्ड टू ब्रीथ सम सॉफ्टन स्ट्रेन। अब तो देखो, अब यहां पर क्या हो गया है, नाउ टीच मी मेड कंपोज्ड। अभी स्टार्टिंग में तो इवनिंग को एक मतलब संबोधित किया राइटर ने, ठीक है, चेस्ट, फिर उसको पवित्र इवनिंग बताया, मतलब चेस्ट इवनिंग, फिर एक निम्फ बताया, एक परी की तरह, जल परी टाइप में निम्फ, और अब वो क्या बोल रहा है, मेड। अब वो मेड बता दिया उसने इवनिंग को, मतलब इवनिंग को डिफरेंट डिफरेंट नेम से वो एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, एक्चुअली एक तरह से एड्रेस कर रहा है, उसको बार बार संबोधित कर रहा है ना। नाउ टीच मी मेड कंपोज्ड टू ब्रीथ सम सॉफ्टन स्ट्रेन, कि मुझे सिखाओ, मेड कंपोज टू ब्रीथ सम सॉफ्टन स्ट्रेन, कि मैं मतलब तुम्हारी शान में कुछ गा सकूं, तो मुझे एक्चुअली तुम सिखाओ, कुछ एक कंपोज करना सिखाओ, ऐसा म्यूजिक, कैसा म्यूजिक, सम सॉफ्टन स्ट्रेन, कुछ ऐसा, ऐसी तान, स्ट्रेन मतलब तान, एक बहुत हल्की सॉफ्ट सॉफ्ट तान मुझे सिखाओ। हुज नंबर स्टीलिंग थ्रू दैट डार्कनिंग वेल मे नॉट अनसीमली विद इट्स स्टिलनेस सूट। और हुज नंबर्स, नंबर्स का मतलब यहाँ पर आप मान सकते हो आवाज, मतलब उन गाने की जो वॉइस है, वॉइस यानी कहने का मतलब गाने का फीचर वॉइस मान लो, कि हुज नंबर स्टीलिंग थ्रू द डार्कनिंग वेल, मतलब जो मेरा म्यूजिक होगा ना, उस म्यूजिक के जो फीचर्स होंगे ना, वो कैसे होंगे, वो उठाए गए हो डार्कनिंग वेल से, यानी घाटी, अंधेरी भरी घाटी से। ऐसा वो क्यों बोल रहा है, स्टीलिंग मतलब चुराए हुए हो, यानी कि जो मेरा म्यूजिक हो उसके जो गुण हो वो कैसा हो, मतलब वो डार्कनिंग वेल यानी डार्कनिंग घाटी, अंधेरी भरी घाटी से उसके गुण चुराए हो, मतलब म्यूजिक में थोड़ा सा अंधेरापन हो, कहने का मतलब है सीरियसनेस हो, गंभीरता हो। जैसे एक अंधेरी भरी घाटी चीयरफुल तो नहीं होगी, अंधेरा है तो डेफिनेटली भयानक, थोड़ी सीरियस, डरावनी, भयानक टाइप होगी ना। तो मतलब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इवनिंग के लिए बोल रहा है कि तुम्हारे सम्मान में कोई जो मैं गीत रचना चाहता हूँ, उसका जो म्यूजिक हो ना, उस म्यूजिक में फीचर्स कैसे हो, गुण कैसे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो डार्कनिंग वेल के, यानी कि एक घाटी के, अंधेरी भरी घाटी के, वहां से उसके फीचर्स उठाए गए हों।
तो वैसा म्यूजिक मुझे कंपोज करना है, मेरी मदद करो, मुझे सिखाओ। मे नॉट अनसीमली विद इट्स स्टिलनेस सूट, और मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ, ऐसे अंधेरी भरी घाटी से क्यों उठाना चाहता हूँ ऐसा मतलब म्यूजिक, ऐसे फीचर्स म्यूजिक के, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे मतलब स्टिलनेस सूट, तुम में मतलब जो ठहराव है, इवनिंग क्या होती है, शांत होती है, गंभीर होती है, मॉर्निंग खिलखिलाती चंचल टाइप की होती है, इवनिंग गंभीर शांत होती है। तो मतलब तुम्हारी जो स्टिलनेस, तुम्हारी जो शांति, तुम्हारा जो काम एंड कंपोज्ड मैनर है ना, उसको सूट भी तो करना चाहिए ना। नॉट अनसीमली विद इट्स स्टिलनेस सूट, कहीं वो सूट ही नहीं किया तो इसलिए मुझे डार्कनिंग वेल से, डार्कनिंग मतलब अंधेरी भरी घाटी से मतलब म्यूजिक के गुण चाहिए, मतलब उस तरह का नेचर चाहिए मेरे म्यूजिक में। एज म्यूजिंग स्लो आई हेल दैट जेनाइल लव रिटर्न फॉर व्हेन दाई फोल्डिंग स्टार राइज। तो अब आगे बोल रहा है कि मैं ऐसा ही मतलब मंद मंद म्यूजिक तुम्हारे लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आई हेल, तुम्हारा स्वागत करते हुए, तुम्हारा अभिवादन करते हुए, दाई जीनियल लव रिटर्न, और मतलब तुम्हें मतलब तुम्हारी तरफ मतलब मेरा प्रेम सम्मान जो मैं उसे रिटर्न करूंगा। मतलब तुम जो इतनी सौम्य, इतनी सादगी भरी वाली, गंभीर मुद्रा वाली जो तुम इवनिंग हो, तुम्हारे लिए मेरा मतलब जो मैं तुम्हें सम्मान के तौर पे अपना प्रेम एक तरह से तुम्हारी तरफ जाहिर करना चाहता हूँ, एक म्यूजिक के थ्रू वो रिटर्न देना चाहता हूँ एक तरीके से। फॉर व्हेन दाई फोल्डिंग स्टार अराइजिंग शोज, देखो फोल्डिंग स्टार, फोल्डिंग स्टार फिर से क्या इस्तेमाल किया गया है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। कैसे, स्टार थोड़ी ना फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग का मतलब यहाँ पर है एक्चुअली छिपना। आप कोई चीज फोल्ड करते हो, पेपर आपने फोल्ड कर दिया, इसका मतलब आप उसे घड़ी करके रख रहे हो, कपड़े आपने फोल्ड कर दिए मतलब जमा के एकदम बंद कर रहे हो, कहने का मतलब कोई चीज खत्म हो रही है। यहाँ फोल्ड क्या हो रहा है, यहाँ फोल्ड दिन हो रहा है, दिन फोल्ड हो रहा है, और यहाँ पे रात होने से पहले क्या फोल्ड हो रही है, इवनिंग फोल्ड हो रही है। इवनिंग खत्म होती है, रात स्टार्ट हो जाती है, तो कहने का मतलब है इवनिंग फोल्ड हो रही है, ना कि स्टार फोल्ड हो रहा है। फोल्डिंग स्टार ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ये जो फोल्डिंग फीचर है ना, स्टार जो नाउन है, इसके आगे जो ये फोल्डिंग एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव एक्चुअली इवनिंग के लिए, ना कि स्टार के लिए, इसलिए ये ट्रांसफर्ड एपिथेट। फॉर व्हेन द फोल्डिंग स्टार अराइजिंग शोज हिज पेली सर्कुलेट एट हिज वार्निंग लैंप। तो देखो, तो अब बताइए कि तुम्हारा जो फोल्डिंग स्टार है, इवनिंग के लिए बोला, तुम्हारा जो फोल्डिंग स्टार है, मतलब कहने का मतलब जब इवनिंग खत्म हो रही होती है, जब एक तारा दिखाई देता है, वो तारा इस चीज का संकेत देता है कि नाउ नाइट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड एक्चुअली, कि नाइट शुरू होने वाली है, तो उसका इंडिकेशन देता है। तो ये बोल रहा है कि राइटर बोल रहे हैं कि इवनिंग के लिए तुम्हारा जो फोल्डिंग स्टार है ना, वो भी अब उगना शुरू हो गया है, दिखाई देना शुरू हो गया है। हिज पहली सर्कुलेट, और वो शुरू में थोड़ा मंद मंद चमकता है, तो उसके चारों तरफ एक धुंधला सा गोला बनता है, पहली सर्कुलेट, वो भी नजर आ रहा है। एट इज वार्निंग लैंप, और वो एक तरीके से ये जो स्टार है वो क्या है, एक वार्निंग लैंप की तरह है, मतलब एक वार्निंग दे रहा है। ये एक ऐसा चराग है जो वार्निंग दे रहा है। वो किस चीज की वार्निंग दे रहा है कि भाई इवनिंग खत्म हो रही है और अब रात शुरू होने वाली है। द फ्रेग्रेंट आर्स एंड एल्व्स हु स्लेप्ट इन फ्लावर्स द डे and many a nymph who wreathes her brows with sage and shares the freshening dew and lovelier still the pensive pleasure sweet prepare thy shadowy car। तो ये इन चीजों को इंडिकेट दे रहा है। देखो इवनिंग के समय में फ्रेग्रेंट आर्ट्स होते हैं, खुशबूदार घंटे, क्यों, क्योंकि शाम के टाइम फूल वगैरह उनसे खुशबू निकलती है तो वातावरण अच्छा बन जाता है, तो फ्रेग्रेंट आर्ट्स होते हैं। एंड एल्व्स भी परियां होती हैं, एल्व्स जो कि दिन भर सो रहे थे दिन में, हु स्लेप्ट इन फ्लावर्स द डे, यानी दिन में फूलों के अंदर सो रही थी परियां, वो भी अब जाग गए, उनका भी जागने का टाइम हो गया है। एंड मैनी ए निम्फ, और बहुत से दूसरे ऐसे परियां हैं, जल परी वगैरह, हु रीथ हर ब्रोज विद द सेज, जो तुम्हारे मतलब इवनिंग के लिए बोल रहा है, वो तुम्हारे ललाट को सजाएंगी ताज से। वो ताज किससे बना होगा, रीत से मतलब बुनाई की हुई है, किससे बनाई की होगी, सेज। सेज एक तरह से पानी में उगने वाली घास होती है, उस घास का तुम्हारी ताज बनाएंगी। मतलब इवनिंग में कैसा कैसा एनवायरमेंट बनता है, नेचुरल एनवायरमेंट, उसका मतलब एक्चुअली डिस्क्रिप्शन हो रहा है यहाँ पे कि फोल्डिंग स्टार दिखाई देने लग गया है, फ्रेग्रेंट आर्स हैं, मतलब सामने मतलब खुशबूदार आर्स, मतलब शाम का टाइम है तो खुशबू निकल रही है फूलों से। एल्व्स परिया बाहर निकल, एल्व्स को इग्नोर मारो, एक्चुअली थोड़ा सा एक्चुअली बिब्लिकल थीम्स, मतलब वो चीज एलिमेंट्स यूज किए हैं बिब्लिकल, बाइबल वगैरह से, वो चीज है। मैं इसको ऐसा नहीं बोल रहा कोई कि ऐसा नहीं होता है ना, वो चीज नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि रियल में इवनिंग में तो आप ऐसा नहीं देखोगे कोई परियां वगैरह, मैं बता रहा हूँ एक तरह से बिब्लिकल एलिमेंट्स यूज किए गए बाइबल वगैरह से। तो एल्व्स हु स्लेप्ट इन फ्लावर्स द डे, कि परियां वगैरह हैं जो दिन भर फूलों में सो रही थी, वो भी जाग गई हैं। एंड मैनी ए नेम, और बहुत से दूसरे जल परियां वगैरह, वो अब बुनाई कर रही हैं तुम्हारे लिए, मतलब इवनिंग के लिए ताज बना रही हैं, वो भी सेज घास का। एंड शेड्स द फ्रेशनिंग ड्यू एंड लवली स्टिल, और क्या हो रहा है, ड्यू गिरना शुरू हो गई किन पे, फूल पत्तियों पे, शाम के समय ओस पड़ना शुरू हो जाती है, तो शेड्स द फ्रेशनिंग ड्यू,
उसको भी मतलब ये जो है कौन, ये निम्फ वगैरह परियां वगैरह उसको पत्तियों पर से गिरा देती हैं। एंड लवलियर स्टिल, और पूरा एनवायरनमेंट कैसा बना हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा है। और इसी के ऊपर चीज एक इस्तेमाल की गई, एक टर्म देखो, द पेंसिव प्लेजर्स। पेंसिव मतलब गंभीरता, और प्लेजर मतलब आनंद, गंभीर आनंद। आपको थोड़े से अपोजिट टर्म्स नहीं लग रहे हैं? एक तरफ तो इंसान गंभीरता की मुद्रा की बात कर रहा है, दूसरी तरफ आनंद, ये तो बिल्कुल अपोजिट टर्म्स हो गए। तो यहाँ पर क्या यूज किया गया है? ऑक्सीमोरोन। क्या यूज हो रहा है? ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब भी, मतलब ऑक्सीमोरोन ऐसा होता है कि दो अपोजिट टर्म्स एकदम साथ साथ इस्तेमाल किए गए हों, लाइक गुड बैड, है ना, डे नाइट, ऐसे मतलब कोई ऐसे टर्म हो जो बिल्कुल ही अपोजिट हो, वो साथ साथ इस्तेमाल किए गए तो उसे ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। इट्स ऑल्सो ए फिगर ऑफ स्पीच। तो पेंसिव प्लेजर्स में ऑक्सीमोरोन भी है, साथ में पे 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 जो कि कॉन्सोनेंट है उनका एक तरह से रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एलिट्रेशन भी यूज हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, एंड सेट्स द फ्रेशनिंग ड्यू एंड लवली स्टिल द पेंसिव प्लेजर्स स्वीट प्रिपेयर द सॉर्ट शैडोवी कार। और जो ये सब वातावरण, ये जो एल्व्स वगैरह हैं, जो ये निम्फ वगैरह हैं, और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो सब तुम्हारी इस गंभीर अवस्था के आनंद को ले रहे हैं, पेंसिव प्लेजर्स को, जो कि बहुत ही स्वीट एनवायरनमेंट में, मतलब बहुत अच्छा आनंद दे रहा है। मतलब तुम्हारा जो पूरा एनवायरनमेंट है इवनिंग के टाइम का, वो बहुत ही पेंसिव प्लेजर्स देता है, गंभीर आनंद देता है। एंड प्रिपेयर द शैडोवी कार, और ये सब लोग जो है परी वगैरह, ये तुम्हारे लिए शैडोवी कार बना रहे हैं, यानी अंधेरे रूपी कार। अंधेरे रूपी कार का मतलब यहाँ पर है क्योंकि इवनिंग खत्म हो रही है, नाइट स्टार्ट होने वाली है, तो अंधेरा होने लग गया है, तो अब इवनिंग को जाके रेस्ट करना चाहिए अपने घर में, तो उसको ले जाने के लिए कार का यूज किया जा रहा है, मतलब उसको ले जाने के लिए उसका वाहन तैयार किया जा रहा है, वो भी शैडोवी कार, अंधेरा रूपी कार। उसको कि भाई अंधेरा रूपी कार आ गई है तुम्हें ले जाने के लिए, अब यहाँ अंधेरा का राज है, तुम चलो यहाँ से, तो वो प्रिपेयर की जा रही है। देन लीड काम वोट्रेस where some sheety lake cheers the lone health or some time hallowed pile। अब देखो आगे राइटर बोल रहे हैं कि देन लीड काम वोट्रेस। अब देखो थोड़ी देर पहले मेड बताए थे, एक औरत की तरह, कि एक औरत बैठी हुई है, मतलब एक औरत को मतलब सजाया जा रहा है दुल्हन की तरह, है ना, मेड को सजाया जा रहा है जैसे उसकी विवाह होने वाला हो, उसको ताज पहनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है एल्व्स के द्वारा, परियों के द्वारा, है ना, वो सब चीजें हो रही हैं एक तरीके से। ऐसी इमेज बन रही थी एक मेड की बात हुई थी उससे पहले। अब मेड से कूदकर कहाँ आ गए राइटर? काम वोट्रेस पे। वोट्रेस कौन होती है? कोई सी एक धर्म, एक मतलब प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले लोग, तो पुजारिन बोल लो आप एक तरीके से। तो बोले देन लीड काम वोट्रेस वेयर सम शीटी लेक चीज द लोन हेल्थ और सम टाइम हेलोड पायल। तो अब बता रहा है कि देन लीड, कि हमें रास्ता दिखाओ, अ काम वोट्रेस, एक पुजारिन, एक शांत पुजारिन, हमें रास्ता दिखाओ, वेयर सम शीटी लेक, कहाँ, कि ऐसी जगह ले जाने का जहाँ पे एक चमकदार झील हो, शीटी मतलब शाइनिंग, मतलब चमकदार, शाइनिंग लेक हो, चीज लोन हीथ। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो चीज क्या है, देखो यहाँ दो चीज एक्चुअली ये हैं, टाइम हेलोड पाइल। एक तरफ तो ढेर की बात हो रही है, पाइल का मतलब आप यहाँ देख लो, ढेर का मतलब कोई खंडर वगैरह, उनका ढेर, खंडर है। टाइम हेलोड पाइल यानी कि समय जिनको निकल गया हो, ऐसे खंडर पड़े हुए हैं, मतलब ऐसे कहीं खंडर, यानी वो इवनिंग के लिए बोल रहा है कि ए काम वोट्रेस, तुम मुझे ले चलो एक शीटी लेक के वहां पे, यानी एक चमकदार लेक के वहां ले चलो, जहां पे दो चीजें हैं, जहां पर एक तो लोन हीथ हो और एक टाइम हेलोड पाइल, या फिर या तो मतलब इन दोनों में से और लगा दिया बीच में कि इनमें से कोई एक चीज तो हो कम से कम। टाइम हेलोड पाइल का मतलब ढेर लगा हुआ है, कुछ खंडरों का ढेर हो, मतलब वैसा। और लोन हीथ का मतलब हो गया है, यहाँ पे हीथ ग्राउंड ही होता है एक तरीके से, खाली ग्राउंड जिसमें कोई खेती वगैरह नहीं हो, यूजलेस ग्राउंड, मतलब इस तरह की जमीन मान लो जिसमें कुछ घास फूस उग गई हो उस तरह से। तो तुम ऐसी जगह ले चलो मुझे, या तो ऐसी घास फूस वाली ऐसी कोई ओपन ग्राउंड में, खाली मैदान में ले चलो, या फिर मुझे ऐसे खंडरों के वहां ले चलो। और अपलैंड फेलोज, या फिर मुझे एक ऊंची जगह पे, अपलैंड मतलब ऊंची जमीन, पर वो भी कैसी पड़ी हो? फैलो ग्रे, वो भी खाली पड़ी हो, भूरे रंग की, मतलब वो भी खाली पड़ी हो, उसमें कुछ उगा नहीं हुआ हो, फैलो लैंड। तो वो ऐसी, या तो ऐसी जमीन पे ले चलो। रिफ्लेक्ट इट्स लास्ट कूल ग्लिम, जहां पे तुम्हारी लास्ट चमक मुझे नजर आए, मतलब कहने का मतलब इवनिंग के टाइम में सूरज छिपरा होता है, तो हल्की हल्की रोशनी निकलते हुए आखिर में जो जमीन पे पड़ती है ना, तो जमीन चमकने लगती है, तो उसके लिए बोल रहा है कि वो जो लास्ट कूल ग्लीम, ठंडी रोशनी, वो ठंडी चमक जहां पर पड़ती हो। ठंडी चमक क्यों है? क्योंकि इवनिंग के टाइम पे सूरज की रोशनी भी मंद हो जाती है ना, तो गर्मी नहीं लगती उनमें, इसलिए ठंडी इस्तेमाल की गई, कूल ग्लीम। तो इवनिंग के वातावरण में एक तरह से वो इवनिंग के लिए बोल रहा है कि तुम मुझे ऐसे वातावरण में, तुम्हारा जो वातावरण इतना अच्छा होता है, मतलब
तुम मुझे ऐसी जगह पे कहीं ले चलो, मैं जाना चाहूँगा, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसी जगह पे। बट वेन चिल ब्लस्टरिंग विंड्स और ड्रिवन रेन फॉरवर्ड माई विलिंग फीट बी माइन द हर्ट। परंतु अब आगे देखो, अब यहाँ तक तो इवनिंग के अलग अलग नज़ारों की बात हो गई, इवनिंग को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया, अलग अलग नज़ारों की बात हो गई, ठीक है। इसके आगे, यहाँ से जो आगे है ना, अब यहाँ पे राइटर क्या कर रहे हैं, वो इवनिंग को अलग अलग मौसमों में, इवनिंग का क्या होता है, मतलब अलग अलग विंटर में, ऑटम में, स्प्रिंग में, इनमें इवनिंग में क्या होता है या कैसा महसूस होता है, उसको बताएगा राइटर यहाँ पे आगे। तो देखो, बट वेन चिल ब्लस्टरिंग विंड्स और ड्राइविंग रेन फॉरबिड माई विलिंग फीट बी माइन द हट। वो बोल रहा है कि चिल ब्लस्टरिंग विंड्स और ड्राइविंग रेन, बारिश के दिनों में क्या होता है, ठंडी हवा चल रही है, ब्लस्टरिंग विंड, ठंडी हवा, चीर देने वाली, और ड्राइविंग रेन, और साथ में बारिश हो ही रही है। फॉरबिड माई विलिंग फीट, और वो मेरे पैर चलने से मना कर देते हैं ऐसे मौसम में, तो उस वक्त मैं हट में रहना पसंद करूंगा, अपनी झोपड़ी में, मतलब अपने घर में, मतलब झोपड़ी में रहना पसंद करूंगा। दैट फ्रॉम द माउंटेन साइड, और वो झोपड़ी कहाँ होगी, माउंटेन के कहीं बगल में, माउंटेन पर, वहां पर होगी, माउंटेन के इलाके में होगी, पहाड़ों के इलाके में होगी। व्यूज वाइड, जहां से मुझे जंगली नजारा दिखाई देगा, एंड स्वेलिंग फ्लड्स, और बहती हुई बाढ़ नजर आएगी। एंड हेमलेट्स, और मुझे हेमलेट्स नजर आएंगे, हेमलेट्स ब्राउन, हेमलेट क्या है, हेमलेट का मतलब है यहाँ पर गाँव, कि मुझे गाँव नजर आएंगे, भूरे गाँव, क्योंकि झोपड़ियों के बने होते हैं ना, इसलिए भूरे। एंड डिम डिस्कवर्ड स्पायर्स, और मुझे क्या दिखाई देंगे, डिम डिस्कवर्ड स्पायर्स, दूर ऊंची मीनारें नजर आएंगी, जो कि हल्की हल्की डिम रात का टाइम है, मतलब शाम का टाइम है, तो वो भी रोशनी की कमी की वजह से डिम नजर आ रही है, ऐसी मुझे मीनारें दिखाई देंगी वहां से। यानी कि बारिश के दिनों मुझे जोरदार किसी, मतलब बारिश हो रही हो, मतलब ऐसे मौसम में, ऐसी इवनिंग में ठंडी हवा चल रही होगी, और मैं ऐसी कंडीशन में बाहर निकल नहीं पाऊंगा, तो मैं अपनी झोपड़ी में बैठ के माउंटेन की साइड में वहाँ पे जंगली नज़ारों को देखूंगा, वाइल्ड एनवायरनमेंट को देखूंगा, बहती हुई बाढ़ को देखूंगा, गाँव को नज़र देखूंगा, और मीनारों को देखूंगा जो कि डिम हो गई हैं अंधेरे में। एंड हियर्स देयर सिंपल बेल एंड वॉक ओवर ऑल द ड्यूई फिंगर ड्रॉ द ग्रेसफुल डस्की वेल। आहा, देखो कितना सुंदर लाइन इस्तेमाल की लास्ट में। मैं भी अर्थ बताऊंगा, तब बताऊंगा मुझे मजा क्यों आया। तो देखो, एंड हियर्स देयर सिंपल बेल, और उन गांवों से चर्च में घंटी बजती है, सिंपल बेल, चर्च में घंटी बजती है, तो उस घंटी की आवाज सुनाई देगी मुझे। एंड मार्क्स ओवर ऑल, और इन सब के ऊपर तुम डाई, तुम्हारी ड्यूई फिंगर्स, तुम्हारी ओस में डूबी हुई उंगलियां धीरे से शाम का पर्दा गिरा देंगी। अब देखो यहाँ पे ड्यूई फिंगर्स, पर्सोनिफिकेशन तो हो ही गया इवनिंग का स्टार्टिंग में, है ना। तुम्हारी ओस में डूबी फिंगर्स, क्योंकि शाम के टाइम में ओस पड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो एक तरह से ऐसा देखा है कि इवनिंग का वातावरण में ओस तो है ही, तो इवनिंग की उंगलियां क्या है, ओस में डूबी हुई हैं, और ओस में डूबी उंगलियां अपने चेहरे पे पर्दा गिरा रही हैं, यानी कि इसे लाज कर रही हैं। दाई ड्यूई फिंगर्स ड्रॉ द ग्रेसफुल डस्की वेल, यानी कि धीरे धीरे अपना पर्दा, अपना घूंघट नीचे उतार रही है। तो एक तरह से एक लेडी का इमेज क्रिएट हुई है कि वापस से एक लेडी बना है, मतलब आप दुल्हन मान लो, जिस दुल्हन को पहले सजाया जा रहा था ना शादी के लिए, उसने अपना पर्दा गिरा लिया है। मजा इसलिए आया था क्योंकि फिल्मों वाली बात याद आ गई थी, वो देखते मूवी में कि दुल्हन आई पर्दा गिरा लिया, तो मैंने देखा कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं ना। द डाई ड्यूई फिंगर्स ट्रॉ द ग्रेजुअल डस्की वेल, तो इतनी अच्छी इमेज है, एक ब्राइड की इमेज मान लो आप, एक लेडी की इमेज मान लो, वही ब्राइड शायद जिसको पहले सजाया जा रहा था, ताजवाज पहना के एक लेडी को रेडी किया जाता, वही ब्राइड यहाँ पर अब पर्दा गिरा रही है अपना। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम आगे बढ़ते हैं एकदम लास्ट पोर्शन पे, लास्ट स्टैंजा जो है ना पोएम का, स्टैंजा तो वैसे इसमें है ही नहीं टू बी ऑनेस्ट, परंतु ठीक है लास्ट पोर्शन चलते हैं। While spring shall pour his showers as oft he want and bath thy breathing stress makest thee। अब देखो स्प्रिंग के मौसम में बारिश शार हो जाए, अभी अलग अलग मौसमों की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, कि स्प्रिंग के मौसम में क्या हो रहा है, मान लो बारिश हो जाए, शार बूंदाबांदी, एज ऑफ्ट ही वांट, जो कि अक्सर होती नहीं है परंतु हो जाती है, तो एंड बाथ द ब्रीदिंग ट्रेसेस मिकेस्ट ही, तो बोल रहा है कि अब इवनिंग को क्या बता रहा हूँ, मिकेस्ट, शर्मीली, कमजोर सी, दबी हुई सी, कि अब इवनिंग को दबी हुई सी एक लेडी की तरह दिखा रहा है एक तरह से, कि जिसके बालों को बाल अपने भिगो रही है इवनिंग की शार में, यानी कि स्प्रिंग के दौरान, जब बसंत ऋतु के दौरान बारिश होती है, तो इवनिंग शाम के समय में क्या होता है,
पूरा प्रकृति नहा लेती है एक तरह से। तो वो बोल रहा है कि वो जो शाम का समय है ना, इवनिंग का, स्प्रिंग के टाइम पे बहुत सुहावना मौसम होता है, तो आप शाम के टाइम भीगना भी अफोर्ड कर सकते हो। कहने का मतलब ये है उस दौरान जो इवनिंग को एक अपने मतलब एक लेडी की तरह दिखाया गया है, एक मीकेस्ट इवनिंग, यानी एक कमजोर लेडी की तरह, एक शर्मीली टाइप की, वो अपने बाल धो रही है बारिश में। बाथ दाई ब्रेथिंग ट्रेसेस वाइल समर लव्स टू स्पोर्ट, और मतलब स्प्रिंग की शार में तो इवनिंग बाल धो रही है। कहने का मतलब इवनिंग में वातावरण पूरा भीग रहा है और अच्छा वातावरण होता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बारिश के दिनों में, सर्दी के दिनों में ठंडी हवा चल रही है, ऐसा नहीं होता। वाइल समर लव्स टू स्पोर्ट बीनीथ द लिंगरिंग लाइट, और समर के मौसम में तुम्हारे मतलब स्पोर्ट का मतलब खेल कूद, यानी समर के मौसम होता क्या है एक्चुअली, इवनिंग लंबी होती है, मतलब दिन लंबे होते हैं ना, तो धीरे धीरे दिन छिपता है, लंबा दिन होता है, इवनिंग का टाइम लंबा हो जाता है। तो उसमें उछल कूद करते बच्चे, खेल कूद करते लोग, अपना टाइम पास करते हैं। बीनीथ द लिंगरिंग लाइट, तुम्हारी जो लटकती हुई या भटकती हुई या मंडराती हुई, लिंगरिंग मतलब मंडराती हुई लाइट, यानी तुम्हारी जो मंडराती हुई लाइट, यानी कि धीरे धीरे मंडरा रही है ना, पर धीरे धीरे गायब हो रही है, काफी लंबे समय तक इवनिंग चलती है। तो उसके लिए बोल रहा है कि जो समर के दिनों में इवनिंग काफी लंबी हो जाती है, तो लोग उसका आनंद लेते हैं, है ना। आगे, वाइल शैलो ऑटम फिल्स दाई लैप विद लीव्स, और ऑटम यानी पतझड़ के मौसम में क्या होता है, दाई लीव तुम्हारी जो गोद होती है, इवनिंग की गोद के लिए बोल रहा है, तुम्हारी गोद पत्तियों से भर जाती है, यानी इवनिंग के टाइम पे पतझड़ होता है ना, उसके लिए बोल रहा है। और पतझड़ भी कैसा, पीली पत्तियां वगैरह वो गिरती हैं, तो ऑटम में टाइम में तुम्हारी गोद पत्तियों से भर जाती है। और विंटर, और येलिंग थ्रू द ट्रबलस एयर, और सर्दियों में चिल्लाती हुई खतरनाक हवा, ट्रबलस एयर, संकट में डालने वाली हवा चलती है एकदम चिल्लाती हुई इसलिए क्योंकि सर्दियों के दिनों में आपने गौर किया होगा, जब भी हवा चलती है तो आवाज भी आती है, हल्की हल्की श्रिल तीखी से आवाज आती है, पेड़ों से टकरा के नेचुरल एनवायरमेंट में। तो अफ्राइड्स द श्रिंकिंग ट्रेन, और उस हवा से क्या होता है, डर जाते हैं। कौन डर जाती है, इवनिंग डर जाती है। द श्रिंकिंग ट्रेन एंड रूडली रेंड द रोब्स, और तुम्हारे रोब यानी कपड़े, रेंड यानी फट जाते हैं, रूडली रेंड यानी कि उस तीखी हवा से तुम्हारे कपड़े फट जाते हैं। द श्रिंकिंग ट्रेन, यहाँ श्रिंकिंग ट्रेन का मतलब यहाँ पर श्रिंकिंग नेचर है एक्चुअली, क्योंकि इवनिंग, सर्दियों की इवनिंग के टाइम में सब लोग सिकुड़ के रह जाते हैं ना, कुकुड़ के, वही वाली चीज है कि तुम बिल्कुल कुकुड़ जाती हो। इवनिंग के लिए बोल रहा है कि सर्दियों में तुम कुकुड़ जाती है, एक्चुअली इवनिंग नहीं कुकुड़ती है, लोग कुकुड़ जाते हैं, वातावरण कुकुड़ जाता है, ये मान लो। ये जितने भी चीज है ना, वो इवनिंग जो कर रही है ना, एक्चुअली वो नेचुरल हम लोगों के लिए है, टू बी ऑनेस्ट, हम लोगों के लिए वो। तो लोग डर जाते हैं, लोग अफ्राइड्स द श्रिंकिंग ट्रेन, लोग एक्चुअली उस वातावरण में लोग परेशान हो जाते हैं, वो कुकुड़ जाते हैं और उनके कपड़े फट जाते हैं। कपड़े फटते नहीं है, हवा आर पार हो जाती है, अंदर भी ठंड फील होती है, वैसे इसलिए बता रहा है वैसे कि रूडली रेंट्स द रोब्स, तुम्हारे कपड़े फट जाते हैं। एक्चुअली इवनिंग कपड़े नहीं फटते, मतलब लोगों के भी नहीं फटते टू बी ऑनेस्ट, परंतु है ना, होता क्या है कि हवा आर पार हो जाती है, दैट्स वाई वो ऐसे बोल रहा है कि तुम्हारे कपड़े फट गए हो, जैसे कि ऐसा लगा कि कपड़े फट गए और हवा आर पार हो गई हो अंदर, क्योंकि अंदर ऐसी मैसेज होती है जैसे कि कपड़े नहीं पहन रखे हो, फट गए हो तो डायरेक्ट ही लग रही हो, परंतु ठंड इतनी, मतलब हवा इतनी ठंडी होती है ना कि डायरेक्ट फील होती है फिर भी कपड़ों के बाद भी, इसलिए। सो लॉन्ग शोर फाउंड बीनीथ द सिल्वियन शेड। अब देखो आगे क्या हो रहा है, आगे बोल रहा है कि सो लॉन्ग, देखो सो लॉन्ग सिल्वियन सैड। सिल्वियन सैड एक्चुअली, इसको मैं पहले समझा देता हूँ एक बार, पहले सिल्वियन सैड को। सिल्वियन मतलब होता है जंगलों में, कोई चीज जंगलों में व्याप्त है, और सैड का मतलब जैसे कोई घर झोंपड़ी टाइप का आसरा। तो देखो, सो लॉन्ग शोर फाउंड बीनीथ द सिल्वियन सैड, एक्चुअली सिल्वियन सैड जो टर्म है ना, ये कुछ पोएम में आपको यहाँ पर कुछ और मिलेगा, कुछ जगह सिल्वियन सैड मिलेगा, ऐसा है। ये भी चेंज, इस पोएम में भी कई बदलाव है, कई जगह बदलाव किए गए हैं राइटर्स ने बाद में। तो देखो, so long shore found beneath the sylvan sand shall fancy friendship science rose health thy gentlest influence own and him thy favorite name। तो so long जब तक, यानी कि तुम जब तक इवनिंग, मतलब तुम्हारे जंगल सिल्वियन सैड, कहने का मतलब कि प्रकृति के तले जब तक क्या पाया जाता है, शोर फाउंड बीनीथ क्या पाया जाता है, यानी कि जब तक इवनिंग तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे सम्मान में क्या पाया जाएगा, इमेजिनेशन, फ्रेंडशिप, साइंस, रोज लिव्ड हेल्थ, यानी कहने का मतलब जब तक लोग मतलब तुम्हारे ऊपर अपनी कल्पना शक्ति इस्तेमाल करते रहेंगे, यानी इवनिंग पे लिखते रहेंगे। फ्रेंडशिप, लोग अपनी कहने का मतलब एक तरह से फ्रेंडशिप का मतलब यहाँ पर है इवनिंग साथ फ्रेंडशिप, एक राइटर की, पोएट की। साइंस, जब तक कि साइंस तुम्हारा सम्मान करती रहेगी। रोज लिव्ड हेल्थ, कहने का मतलब ये है कि अलग अलग पर्सन्स अपनी इमेजिनेशन हो, या अलग अलग प्रोफेशंस एक तरह से अपने प्रोफेशन, अपने वर्क को इवनिंग के साथ में जोड़ के देखते हैं तब,
क्योंकि बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स, ये जो लास्ट की 4 लाइन है ना, ये बहुत वेग है, मतलब इसका मीनिंग कोई कैसे निकालेगा, कोई कैसे निकालेगा। मैं वो बता रहा हूँ जो मैं समझता हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है इसमें कि सो लॉन्ग श्योर फाउंड बीनीथ द सिल्वन सेड, यानी कि जब तक तुम्हारे झोपड़ी के तले, यानी मतलब तुम्हारे आश्रय तले, यानी तुम्हारे इफेक्ट में, यानी कि जब तक इवनिंग तुम्हारे इफेक्ट में क्या पाया जाता है, इमेजिनेशन पाई जाती है, दोस्ती पाई जाती है, विज्ञान पाया जाता है, यानी कि ये सब चीजें जब तक चल रही हैं, तुम्हारा सम्मान कर रही हैं, द जेंटलेस्ट इन्फ्लुएंस ओन एंड हिम द फेवरेट नेम, यानी कि तुम्हारा असर बरकरार रहेगा, यानी तुम्हें लोग याद करते रहेंगे, यानी जब तक तुम्हारे सम्मान में कुछ लिखा जाता रहेगा तो तुम्हारा जो इफेक्ट रहेगा ना वो रहेगा हमेशा। एंड हिम दाई फेवरेट नेम, और तुम एक तरह से तुम्हारा जो नेम रहेगा ना वो फेवरेट रहेगा, किनके, मेरे मन पे भी और मेरे आने वाली पीढ़ियों के मन में भी। कहने का मतलब ये है, यानी कि इवनिंग को एक तरह से लास्ट में वो एक तरह से सम्मान देते हैं, विदाई देते हैं ना, कि इवनिंग खत्म हो रही है, अब नाइट आने वाली, तो एक तरह से वो विदाई दे रहा है, कि जैसे हम किसी को विदाई करते हुए एक तरह से कॉन्क्लूडिंग लाइन्स बोलते हैं ना, उस तरह की लाइन्स हैं कि जब तक तुम्हारे असर में लोग इमेजिनेशन यूज करते रहेंगे, कल्पना शक्ति का घोड़ा दौड़ाएंगे, दोस्ती निभाएंगे, यानी तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती रखेंगे, या फिर विज्ञान है वो तुम्हारे सम्मान, मतलब इवनिंग, विज्ञान भी डेवलप होता रहेगा, विकसित हो रहेगा, परंतु इवनिंग को भी विज्ञान अपने अलग नजरिए से देखता है, तो वो भी जब तक तुम्हारा सम्मान करता रहेगा। या रोज लिव्ड हेल्थ, यहाँ पर भी एक तरह से अर्थ वही है कि लोग रोज, विज्ञान, डॉक्टर्स, कोई भी, मतलब वो लोग क्या, जब तक तुम्हारा सम्मान करते रहेंगे, तुम्हें याद करते रहेंगे, तो तुम्हारा जो इन्फ्लुएंस, असर है ना वो बना रहेगा, यानी कि तुम एक तरह से अमर रहोगी। एंड हिम दाई फेवरेट नेम, और तुम पे अक्सर लिखा, मतलब तुम पे एक तरह से फेवरेट बनी रहोगी उनकी लेखनियों में, उनके जो भी वो अपना लिखेंगे, पोएम, कविताएं या कुछ भी ऐसे कुछ भी लिखते हो, उनमें तुम हमेशा फेवरेट नाम रहोगी, एंड तुम फेवरेट बनी रहोगी सबकी। तो इस तरह की ये एक्चुअली कॉन्क्लूडिंग लाइंस है। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है, आप पाओगे कोई और टीचर आपको कुछ और बताएगा, मैंने कुछ और बताया है, तो ये सबका क्योंकि पोइट्री में यही चीज़ होती है, पोइट्री में कोई पोइट ने तो बता गया नहीं कि मेरी पोएम का क्या अर्थ है, सब अपना अपना अर्थ निकालते हैं उसमें, मोर और लेस 70-80% सेम ही अर्थ निकलता है सबका, वो 10 to 20% सबका अपना अपना अलग अलग थिंकिंग बोल सकते हो, उनका फीचर्स होते हैं उनकी थिंकिंग, थॉट्स के, वो अलग अलग निकल के आते हैं। तो देखो ये हमारी पोएम हो गई है आज की। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताना, मैं कमेंट्स में पूछ लेना। मतलब मैंने आपको कई टर्म्स नहीं सिखाई होंगे आज, मेटोनमी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ऑक्सीमोरोन, एलिट्रेशन तो आता रहता है, सिमिली भी आती रहती है ना, कुछ नए टर्म सीखने को मिलेंगी। फिगर ऑफ स्पीच में बड़ी काम आती है आपकी सारी एग्जाम्स में, ये आपको फिगर ऑफ स्पीच आनी चाहिए कि ये कौन सी क्या है, तभी आप अर्थ निकाल पाओगे, तभी आप क्रिटिकल नोट लिख पाओगे एंड में, अपने एक्सप्लेनेशन के बाद में क्रिटिकल नोट लिखना पड़ता है। मैंने बताया था ना उस वीडियो में, कौन सी वाले में, कि इंग्लिश लिटरेचर में हाई स्कोर कैसे करना है, आपने किसी ने देखी नहीं हो तो आप देख लेना। तो ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलूंगा, इसका क्रिटिकल एप्रेशन करवाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।